दोस्तों, अपन चर्चा करते राष्ट्रीय आय को लेकर, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। जीडीपी क्या होती है उसके बारे में पढ़ने पढ़ लिया था। राष्ट्रीय आय का अर्थ था उसके बारे में पढ़ लिया था। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाता है और क्या शामिल नहीं किया जाता, ये अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। आज अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो वार्षिक आधार पर की जाती है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जाती है। इसको वित्त वर्ष भी बोलते हैं, बजट वर्ष बोलते हैं और लेखा वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आय का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्य पर किया जाता है। जो स्थिर मूल्य है उसको आधार मूल्य भी कहा जाता है, और जो स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है वो है 2011-12, और प्रचलित मूल्य है जो जिसको बोलते हैं वर्तमान मूल्य, जो अपना है 2023-24 चल रहा है। अपन बात कर लेते हैं। आज गणना की जाती है वार्षिक आधार पर। वार्षिक आधार पर गणना की जाती है। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसको वित्त वर्ष, लेखा वर्ष और बजट वर्ष भी कहा जाता है। जो राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है वो किया जाता है प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य पर मापन। स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। इसको वर्तमान मूल्य बोलते हैं। यह है 2023-24। इसका जो आधार वर्ष लिया गया है वो है 2023। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है वो है 2011-12। ये इंपॉर्टेंट है। अब भाई राष्ट्रीय आय का जो स्थिर मूल्य पर गणना की जाती है उसका आधार वर्ष कितना है, तो 2011-12 है। इसको आधार मूल्य भी बोलते हैं। जो ये आधार वर्ष है स्थिर मूल्य पर 2011-12, इससे पहले ये था 2004-5। पहले कितना था, 2004-5 था। इसको चेंज करके 2011-12 कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है भाई, जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है स्थिर मूल्य पर, उसका जो आधार वर्ष है वो पहले क्या था, तो पहले क्या था 2004-5 था, जिसको चेंज करके 2011-12 कर दिया गया है। अपन आगे चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां है वो 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय गणना की विधि सकल उत्पत्ति विधि या सकल आय विधि और सकल व्यय विधि। तो अपन पहली जो अपनी विधि है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। विधियां 3 विधियां हैं। पहली अपनी सकल उत्पत्ति विधि। सकल उत्पत्ति विधि को सकल उत्पादन विधि भी बोलते हैं। उत्पत्ति या उत्पादन। GNP के नाम से बोलते हैं इसको, GNP। और अपनी दूसरी है जो है सकल आय विधि। सकल आय विधि इसको बोलते हैं GNI, इनकम।
और तीसरी है अपनी सकल व्यय विधि। सकल व्यय विधि, सकल व्यय विधि को बोलते हैं GNE, एक्सपेंडिचर। अपन आगे अब चर्चा करते हैं जो अपनी पहली विधि है सकल उत्पत्ति विधि, GNP। सकल उत्पत्ति विधि या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP। GNP किस हिसाब से निकालते हैं? जो GDP है उसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को तो घटा दिया जाता है, और जो देश के नागरिक हैं वो विदेशों से जो प्राप्त आय होती है उसको जोड़ देते हैं। जो अपने यहाँ देश के नागरिक हैं जो विदेश में जाके कमा रहे हैं उनकी तो आय जोड़ दी जाती है, जो विदेशी नागरिक यहाँ पे आके अपने भारत में कमा रहे हैं उनकी आय घटा दी जाती है। जैसे अमेरिका का कोई नागरिक है, वो यहाँ पे रह के और कंपनी में काम कर रहा है या खुद की कंपनी खोल रखी है, तो उसके जो आय है वो उसको अपन घटा देंगे। और अपना कोई देश का नागरिक जैसे चीन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जाके वहां पे जो काम कर रहा है तो उसकी जो आय है वहां की उसको अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जीडीपी में विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा देते हैं, को घटाकर तथा देश के नागरिकों द्वारा द्वारा विदेशों में प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर जीएनपी प्राप्त की जाती है। जीएनपी जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अपन आगे चर्चा करते हैं जीएनपी में क्या नहीं जोड़ा जाता। जीएनपी में क्या नहीं जोड़ा जाता? जीएनपी में क्या नहीं जोड़ा जाता, जिसमें अपन पहला पॉइंट रहेगा अपना मध्यम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य हैं उनको नहीं जोड़ा जाता। इसमें अंतिम वस्तुएं ही जोड़ी जाती है, जो मध्यम वस्तुएं हैं वो नहीं जोड़ी जाती। मध्यम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य दूसरा पॉइंट है अपना
जो अनुत्पादिक ये ऋण होते हैं उनसे मिलने वाला ब्याज है उसको भी नहीं जोड़ा जाता। अनुत्पादकीय ऋणों पर मिलने वाला ब्याज। ऋणों पर मिलने वाला ब्याज ये भी नहीं जोड़ा जाता जीएनपी में। तीसरा है अपना अनैतिक व औद्योगिक गतिविधियों से प्राप्त आय। औद्योगिक व अवैधानिक होती है ना जो चीजें, उनको जैसे जमाखोरी हो गई, कालाबाजारी हो गई, तस्करी हो गई, रिश्वतखोरी हो गई, जो इनसे जो प्राप्त आय होती है उनको भी नहीं जोड़ा जाता है। अनैतिक व अवैधानिक अनैतिक व अवैधानिक अनैतिक व अवैधानिक गतिविधियों से प्राप्त आय। गतिविधियों से प्राप्त आय। इसमें जो जमाखोरी हो गई, कालाबाजारी हो गई, तस्करी हो गई, रिश्वतखोरी हो गई, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, रिश्वत वगैरह ये होती हैं जो अनैतिक और अवैधानिक गतिविधियां, इनको भी शामिल किया जाता। और जो समस्त प्रकार के एक पक्षीय अंतरण, हस्तांतरण, भुगतान होते हैं उनको भी नहीं जोड़ा जाता। जो छात्रवृत्ति, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, लॉटरी, उपहार, सब्सिडी, इनको भी नहीं जोड़ा जाता है। एक पक्षीय भुगतान, एक पक्षीय जिसमें छात्रवृत्ति, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, इनको भी जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता है। जो एक पक्षीय भुगतान होते हैं उनको भी नहीं जोड़ा जाता। और इसमें जो एक पक्षीय भुगतान होते हैं उनको नहीं जोड़ा जाता। जो द्विपक्षीय भुगतान होते हैं वो इसमें जोड़े जाते हैं, जो वस्तु या सेवा के बदले प्राप्त होते हैं। अपन आगे चर्चा करेंगे एक पक्षीय भुगतान क्या होता है और द्विपक्षीय भुगतान क्या होता है उसके बारे में। एक पक्षीय भुगतान और द्विपक्षीय भुगतान। एक पक्षीय भुगतान वो होते हैं जब वस्तु या सेवा के विनिमय के बिना प्राप्त हो जाते होते हैं। वस्तु या सेवा के विनिमय के बिना, या विनिमय के बिना प्राप्त हो। ये जीएनपी में नहीं जोड़ते हैं, जीएनपी में नहीं जुड़ेंगे। और जो द्विपक्षीय भुगतान होते हैं वो होते हैं वस्तु या सेवा के बदले प्राप्त होते हैं। ये वस्तु या सेवा के बदले प्राप्त होते हैं। इनको जीएनपी में जोड़ा जाता है, जीएनपी में जोड़ते हैं।
जीएनपी में जोड़ते हैं इनको। आगे अपन चर्चा करेंगे जो समस्त प्रकार की अनार्थिक क्रियाएं हैं। जो अनार्थिक क्रियाएं जैसे गृहिणी की सेवा हो गई, अध्यापक द्वारा अपने ही पुत्र को पढ़ाना, कार मालिक द्वारा कार की सफाई करना, समाज सेवी संस्थाएं जो सेवाएं देती हैं उनको जो नहीं जोड़ा जाता है जीएनपी में। समस्त प्रकार की अनार्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं इसमें अनार्थिक क्रियाओं में गृहिणी की सेवा, गृहिणी की सेवा, अध्यापक द्वारा अपने ही बच्चे को पढ़ाना, अध्यापक पुत्र को पढ़ाना, तीसरा कार मालिक द्वारा कार की धुलाई करना, धुलाई सफाई करना, धुलाई या सफाई करना, स्वयं की कार की, ये भी अनार्थिक क्रिया है। और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो जो सेवाएं देती हैं वो भी अनार्थिक क्रियाओं में आती हैं। सेवा प्रदान करना, इसमें अपन आगे चलेंगे। मानवीय क्रियाएं होती हैं क्या? मानवीय क्रिया क्या होती है? एक होती है आर्थिक क्रिया होती है और एक होती है अनार्थिक क्रिया। जो आर्थिक क्रिया होती है वो मौद्रिक प्रतिफल के, जो मौद्रिक प्रतिफल के से प्राप्त होती है, जिसको जीएनपी में जोड़ते हैं अपन। जो अनार्थिक क्रियाएं हैं ये मौद्रिक प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है इनमें, इसमें जीएनपी में नहीं जोड़ते हैं। जो मानवीय क्रियाएं एक तो आर्थिक और एक अनार्थिक। आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक क्रिया में होती है मौद्रिक प्रतिफल प्राप्त होता है, इसमें मौद्रिक प्रतिफल प्राप्त होता है। मौद्रिक प्रतिफल प्राप्त हो, ये जीएनपी में जोड़ी जाती हैं, जोड़ते हैं। अनार्थिक क्रियाओं में मौद्रिक प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त ना हो, ये जीएनपी में नहीं जोड़ते।
अगली विधि है अपनी सकल आय विधि। सकल आय विधि, GNI। इसको घटक आय विधि, साधन आय विधि और इनपुट आय विधि भी कहते हैं। घटक आय विधि, साधन आय विधि और इनपुट आय विधि। सकल आय विधि उत्पादन, जिसमें श्रम, भूमि, पूंजी और शासी इनको जोड़ा जाता है। जो उत्पादन होता है, उत्पादन करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, एक तो हो गया श्रम, 2 नंबर पे भूमि, श्रम, भूमि, पूंजी, शासी और उद्यमी। श्रम से हमें मजदूरी प्राप्त होती है, श्रम से मजदूरी, वेजेज। भूमि से हमें लगान प्राप्त होता है, रेंट। भूमि से हमें ब्याज प्राप्त होता है, इंटरेस्ट, ब्याज। और शासी को लाभ प्राप्त होता है, प्रॉफिट। जब अपन GNI निकालते हैं, GNI सकल आय विधि, उसमें निकालते हैं तो अपन इन सबको शामिल कर दिया जाता है उसमें। इन सभी को जोड़ दें, वेजेज को जोड़ दें, रेंट को जोड़ दें, इंटरेस्ट को जोड़ दें और प्रॉफिट को जोड़ दें, तो हमें GNI प्राप्त होती है। सभी उत्पादन साधनों की कीमत को इसमें शामिल किया जाता है। अभी आगे देखते हैं, सभी उत्पादन सभी उत्पादन सभी उत्पादन की कीमतों को शामिल किया जाता है। ये सूत्र याद रखना, ये इसमें भाई सभी उत्पादन के साधन जुड़ जाते हैं, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन सबको मिलके GNI मिलती है, यानी उत्पादन के जो सभी साधन हैं उनकी कीमतों को इसमें शामिल किया जाता है। अगली विधि अपनी है सकल व्यय विधि। अपन आगे चर्चा करते हैं। जो GNI है, इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से प्रयुक्त साधन जैसे श्रम, भूमि, पूंजी और शास से आय के रूप में जो मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ प्राप्त होता है, उन सब का योग करके सकल आय विधि निकाली जाती है। अपन आगे चर्चा करेंगे सकल व्यय विधि की।
विधि, GNE एक्सपेंडिचर। इसमें जो निवेश खपत विधि भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निवेश खपत विधि। निवेश खपत विधि भी कहते हैं। इसमें जो उपभोक्ता खर्च है, उत्पादन खर्च है, सरकारी खर्च है, जो विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय हैं वो जोड़ते हैं। और इनमें इसमें से तो अपन बात करते हैं GNE की। GNE उपभोक्ता खर्च, जो भी खर्च है वो इसमें जोड़े जाते हैं। उपभोक्ता खर्च को अपन बोलते हैं, C से बोलते हैं कंज्यूमर। दूसरा इसमें उत्पादन खर्च या निवेश खर्च। इसको अपन बोलते हैं आई, इनपुट। 3 नंबर है सरकारी खर्च। जो सरकारी खर्च है वो लोक कल्याण के लिए किया जाता है। लोक कल्याण हेतु। और 4 नंबर है NFIA, विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय। NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय इसको सरकारी खर्च को जी से डिफाइन करेंगे, जी से। तो GNI निकालने के लिए उपभोक्ता खर्च जोड़ दिया जाएगा, उसमें उत्पादन खर्च जोड़ देंगे, उसमें सरकारी खर्च जोड़ देंगे, उसमें GNFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ये जोड़ के, और GNI निकलती है अपनी। NFIA इसको ऐसे भी निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, X माइनस M। तो इसका अगला ये सूत्र है, ये भी हो जाता है GNI। ये दोनों सूत्र अपन को याद रखने हैं GNI के, ये वाला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में भी आया था ये क्वेश्चन। अपन आगे चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए उत्पाद व आय विधि का प्रयोग किया जाता है, और विनिर्माण के क्षेत्र में वह विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पाद व आय विधि का प्रयोग किया जाता है भारत में। राष्ट्रीय आय की गणना में
और जो व्यय विधि है उसका क्या जाता है विनिर्माण के क्षेत्र में। जो ये तीन विधियां हैं उसके अपन चर्चा करते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है, और जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें भी उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है, और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें आय विधि का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र अपना कृषि वाला क्षेत्र है ना, उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, कृषि क्षेत्र को। इसमें की जाती है उत्पाद विधि, उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है गणना में, राष्ट्रीय आय गणना में उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। और जो द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, इसमें जो अपने उद्योग धंधे होते हैं उनको शामिल किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को। और इसमें भी उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है गणना में। तो तीसरा अपना क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, जिसको अपन बोलते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जिसमें सेवा क्षेत्र में बैंकिंग वगैरह आते हैं, बैंकिंग हो गया, वाणिज्य हो गया, ये सेवा क्षेत्र आते हैं, जिसमें आय विधि का प्रयोग किया जाता है। आय विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें। अपन आगे की क्लास रखेंगे कल, और अपना ये टॉपिक है जो कंटिन्यू चलता रहेगा। भी एक दो क्लास और रहेंगे भी राष्ट्रीय आय की। तो आप अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।